हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूँ स्मार्ट रूरल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले हमने अर्थ के बारे में जाना और आज हम पढ़ने वाले हैं लिथोस्फीयर के बारे में और अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इनसे कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आइए आज इनको अच्छे से हम समझते हैं और हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि लिथोस्फीयर क्या होता है। तो लिथोस्फीयर एक रिजिड आउटर मोस्ट शेल होता है अर्थ पे, जो यदि देखा जाए तो क्रस्ट और पोर्शन ऑफ अपर मेंटल से मिलके बना होता है। यानी अगर हम समझे तो अगर अर्थ का एक हिस्सा हम ले लें, मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा है हमारा क्रस्ट और इसके नीचे यहां तक हमको मिलता है मेंटल और यहां तक हमको मिलेगा अपर मेंटल। अब इस अपर मेंटल में हमको यहाँ एक लेयर मिलती है जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, और ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही पूरा हिस्सा हमारा तैर रहा है। अब यदि हमें लिथोस्फीयर समझना है तो इतना जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। यानी कौन सा हिस्सा हो गया यहाँ पे, क्रस्ट पूरा प्लस अपर मेंटल का एस्थेनोस्फीयर तक का हिस्सा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि लिथोस्फीयर होता क्या है एक्चुअल में, कि क्रस्ट और मेंटल की जो अपर लेयर है उस अपर लेयर में मिलने वाला एक लिक्विड स्टेट की पूरी लेयर होती है जिसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। तो उस एस्थेनोस्फीयर तक का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर। यानी क्रस्ट का जो हिस्सा है वो फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। और यही कॉन्सेप्ट हमको आगे काम आएगा प्लेट टेक्टोनिक्स में, तो इस वजह से इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात होती है हमारी लिथोस्फीयर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिथोस्फीयर के बाद में हम लिथोस्फीयर की टाइप्स को समझेंगे। तो लिथोस्फीयर मेनली दो टाइप का होता है। पहला हो जाता है हमारा ओशियानिक और दूसरा हो जाता है हमारा कॉन्टिनेंटल। ओशियानिक क्रस्ट वो वाला हिस्सा हो जाता है जो ओशियन के अंदर होता है, यानी ओशियन के नीचे का जो क्रस्ट वाला हिस्सा है और मेंटल वाला हिस्सा है, अपर मेंटल वाला हिस्सा है, उसी को हम क्या कह देते हैं, ओशियानिक लिथोस्फीयर, या इसी को कई बार हम ओशियानिक क्रस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आता है क्या, कॉन्टिनेंटल। तो कॉन्टिनेंटल हम कहाँ देखेंगे, तो हमारी जितनी भी लैंड मासेस है, कॉन्टिनेंट्स जो हैं, उन कॉन्टिनेंट्स का जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला हिस्सा है वही हमारा किसमें आता है, तो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर में। तो हमें ध्यान रखना है कि लिथोस्फीयर कितने टाइप का हो जाता है, ओशियानिक और दूसरा हो जाता है कॉन्टिनेंटल। ठीक, और जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि ये वाले हिस्से में हमें एक लेयर मिल रही है। यहाँ पे कौन सी लेयर मिल रही है, एस्थेनोस्फीयर। यानी हमारा क्रस्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर, इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। यानी अपर मेंटल का जो अपर लेयर है जो कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, यानी मोल्टन स्टेट में है, या कहें कि यहाँ पे मैग्मा भरा है, तो उसी के ऊपर फ्लोट करता मिलता है हमको कौन, क्रस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने को कि लिथोस्फीयर किन से मिलके बना है। क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि लिथोस्फीयर इज कंप्राइजेस ऑफ विच लेयर्स, तो कौन सी लेयर्स हो जाती है, क्रस्ट और अपर मेंटल का अपर पार्ट यानी एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, अब देखिए मुद्दा ये है कि हम अभी तक अर्थ के अंदर कोई इतना डीप जा नहीं पाए। मैक्सिमम ऐसा कहा जाता है कि रशिया में एक बोर होल किया गया था और वो लगभग कितना था, 11 किलोमीटर के आसपास। यानी उससे नीचे हम नहीं गए, उससे नीचे हमारे इक्विपमेंट्स काम ही नहीं कर रहे, और उसके नीचे जाते जाते हमारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो सारे पिघल जाते हैं। उसकी वजह से हम ज़्यादा अंदर तक अर्थ के स्ट्रक्चर को स्टडी ही नहीं कर पाए। तो अगर हमको अर्थ के स्टडी को या अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को समझना है तो उसके लिए हमको अर्थ के अंदर जाना होगा, लेकिन ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम अर्थ के स्ट्रक्चर को समझने के लिए किन किन का यूज करते हैं, तो पहली चीज हमको मिलती है सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स यानी वही अपनी अर्थक्वेक वेव्स के बारे में बात हो रही है। ठीक, इसके अलावा जब हम नीचे जाते हैं तो अर्थ का प्रेशर जो है
वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ डेंसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और साथ में टेम्परेचर भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो इन चार फैक्टर्स की मदद से हमने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की मैपिंग की है, और उस मैपिंग के रिजल्ट के रूप में हमने अर्थ को तीन मेजर पोर्शंस में बांटा है। कितने मेजर पोर्शंस में बांटा है, तीन मेजर पोर्शंस में बांटा है, जो कि हो जाता है हमारा क्रस्ट, दूसरा हो जाता है मेंटल, और तीसरा हो जाता है कोर। ठीक है, तो ये तीन लेयर्स हो जाती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि जब हम क्रस्ट पे हैं, जो कि अपर मोस्ट लेयर है, यहाँ डेंसिटी कम है, प्रेशर कम है, टेम्परेचर भी कम है। और जैसे हम मेंटल में स्विच करेंगे, वहां पे प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर सब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और कोर तक जाते जाते प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमको अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कोर वाला स्ट्रक्चर जो है, वो कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल मोल्टन स्टेट में, या कहें कि वो प्लास्टिक स्टेट में आ जाता है। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे कि क्रस्ट को भी हमने क्या करा हुआ है, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फिर आ जाएगा यहाँ पे अपर मेंटल और लोअर मेंटल। कोर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, आगे इनको हम अच्छे से समझेंगे डायग्राम की मदद से कि कैसे कैसे कौन सी जगह पे कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, तो अभी हमको क्या याद रखना है कि अर्थ की इंटीरियर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तीन, और सब डिविजन्स कितने हो जाते हैं, सब डिविजन्स हो जाते हैं कितने, छह। ठीक है, तो इसको अच्छे से हमको याद रखना है। आगे हम एक एक करके सारे पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहला हमको मिलता है क्रस्ट। देखिए क्रस्ट, अगर हम अर्थ को कंपेयर करें एक एप्पल से, तो एप्पल के ऊपर का जो छिलका है, इतना ही लगभग हमको कौन मिल रहा है, हमारी अर्थ के क्रस्ट का पार्ट। ठीक है, मतलब रिलेटिव अगर देखा जाए, तो अगर एप्पल की साइज अर्थ के बराबर कर दी जाएगी, तो लगभग हम क्रस्ट को उतना ही देख पाएंगे जितना कि उसका छिलका है। तो हम कंपेयर करने के लिए देखते हैं। ठीक है, और सीधी सी बात है कि जो क्रस्ट है वो आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आउटर मोस्ट लेयर जो है वो अर्थ की कौन सी है, तो कौन सी है, क्रस्ट। अगर इसकी डेप्थ की बात करते हैं तो 5 से 30 किलोमीटर इसका जनरल एक हमको एस्टिमेट मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पे हमको ये 50 किलोमीटर के आसपास भी बताई जाती है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ज्यादा थिक होता है, किससे, ओशियानिक क्रस्ट से। तो इसलिए हम इसको कितना मान लेते हैं कि ये 5 से, मतलब कम से कम ओशियंस में कम से कम 5 किलोमीटर होगा, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 50 किलोमीटर तक हो सकता है। अब यहां से नेक्स्ट चीज आती है हमारी कि ये किन से मिलके बना है, ये कौन सी टाइप की रॉक्स से मिलके बना है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये हैवी रॉक से बना है। ठीक है, हैवी रॉक्स जनरली कौन सी रॉक्स मिलेगी अपने को, तो बेसाल्टिक रॉक्स यहाँ पे मिलेगी, जिनकी डेंसिटी अगर कॉन्टिनेंटल हिस्से में देखते हैं तो कितनी मिलती है, 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और जब हम इसी चीज को ओशियानिक क्रस्ट में देखते हैं तो कितनी मिलती है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थिकनेस जहाँ ज्यादा है, यानी कॉन्टिनेंटल हिस्से में थिकनेस ज्यादा है, तो डेंसिटी भी वहाँ पे ज्यादा है। और जहाँ ओशियानिक की बात करते हैं वहाँ डेंसिटी कम है, और साथ ही साथ इसकी थिकनेस भी क्या है, कम। नेक्स्ट चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो क्रस्ट है वो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स से मिलकर बना है। इसके मेजर कंपोनेंट्स दो हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। और सिलिका और एल्यूमिनियम की उपस्थिति के कारण या इनके ज्यादा मिलने के कारण ही हम इसको क्या नाम दे देते हैं, सियाल। ठीक है, तो याद रखना कि क्रस्ट को ही क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की क्वांटिटी जो है वो अबंडेंस में मिलती है। ठीक, साथ ही एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हमारे पास में क्वेश्चन बहुत सी बार आता है कि विच एलिमेंट इज मैक्सिमम इन क्रस्ट। तो अगर मैक्सिमम क्वांटिटी में पूछता है तो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो लगभग 46% के आसपास हमको ऑक्सीजन जो है वो मिलनी है, कहाँ पे, हमारे क्रस्ट में। ठीक है, उसके बाद में सारे जो अलग अलग एलिमेंट्स है वो, जैसे कि सिलिका 28% आता है,
एल्यूमिनियम लगभग 11% के आसपास, आयरन जो कि लगभग 5% के आसपास हमको मिलता है। तो ऐसे हमको पूरा एक सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो मैग्नीशियम हमको इसमें मिलता है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगली लेयर पे बढ़ते हैं। अगली लेयर हमारी कौन सी है, तो मेंटल, ठीक है। अब मेंटल की अगर बात करते हैं तो मेंटल में आप मेन अगर एलिमेंट्स देखेंगे तो आपको मिलेगा सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। कौन मिलेगा, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। और जैसे जैसे हम कोर की ओर बढ़ते हैं यानी डेप्थ में जाते हैं, तो हमारे मेंटल की रेंज कितनी आती है, 2900 किलोमीटर तक, यानी 50 किलोमीटर तक का हो गया हमारा क्रस्ट। अब इसके बाद स्टार्ट होता है और खत्म होता है कहाँ पे, 2900 किलोमीटर तक क्रस्ट के बाद मेंटल, ठीक है। तो मेंटल की रेंज अगर पूछी जाती है तो कितनी है, 50 से 2900 किलोमीटर तक। तो ये क्लियर रहेगा हमको कि कितना होता है मेंटल, ठीक है। अब मेंटल को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कौन सा, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। और जनरली हम कहते हैं कि जो लोअर मेंटल है वो कैसा है, सॉलिड स्टेट में, लेकिन इसका जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट में हमको एक लेयर मिलती है जो कैसी फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है या मोल्टन स्टेट में है। यहां पे हमको क्या मिलता है, मैग्मा, ठीक है। क्या मिलता है, मैग्मा, ठीक है। और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। तो इसको हमको क्लियर रखना है कि मेंटल के अपर पार्ट में कौन मिलता है, एस्थेनोस्फीयर। और ये एस्थेनोस्फीयर कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। और इस लिक्विड फॉर्म में हमको मिलता है कौन, मैग्मा, ठीक है। मैग्मा वो चीज है, वो मोल्टन स्टेट है रॉक्स का, जो जनरली हमको अर्थ के नीचे मिल रहा है। और अगर यही मैग्मा सरफेस पे आ जाए तो इसको हम लावा कहते हैं। तो इन दोनों चीज को यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारी अर्थ पे अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स है, वो भी किसके ऊपर फ्लोट्स करती है, तो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है। और यही कारण है कि हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जैसी थ्योरी को देख पाते हैं, ठीक है। तो इसको हमको अच्छे से याद रखना है मेंटल के बारे में ये चीजें। और साथ ही मेंटल को क्या कहा जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम की क्वांटिटी के कारण सीमा, ठीक है। कौन सी लेयर कहा जाता है, सीमा, ठीक। ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक परेशानी यह है कि केमिस्ट्री में हम इसको लिखते हैं मैग्नीशियम को Mg, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिनोट कर रहे हैं किससे, Ma से। तो कंफ्यूज मत होना, ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने क्या कह दिया, इसको सीमा, ठीक है। तो पहली हमारी क्रस्ट हो गई सियाल और मेंटल हो गई क्या, सीमा। अब अगली लेयर हमको कौन सी मिलेगी, तो वो हो जाएगी हमारी कोर, ठीक है। अगली लेयर कौन सी हो जाएगी, कोर। अब कोर की यदि बात करते हैं तो कोर स्टार्ट होता है कहां से, 2900 किलोमीटर से, और अर्थ के सेंटर तक ये जाता है, ठीक है। तो अराउंड 6357 किलोमीटर के आसपास हमारा कोर जो है उस तक हम पहुंच सकते हैं। कोर जो है रेंज करता है, तो कहां से, 2900 किलोमीटर से 6357 किलोमीटर तक हमको कौन मिलेगा, तो हमारा कोर मिलेगा। अब कोर के लिए याद रखिएगा कैसी लेयर है, इनरमोस्ट लेयर है। और इनरमोस्ट लेयर होने के कारण यहाँ पे डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इसी इंक्रीज इन डेंसिटी के कारण और इंक्रीज इन टेम्परेचर के कारण यहाँ पे हमको जो स्टेट मिलता है वो कौन सा मिलता है, लिक्विड मिलता है, ठीक है। और जनरली सॉलिड कौन मिलेगा, यहाँ पे इनर कोर मिलेगा क्योंकि डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। और आउटर कोर कैसा मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। लेकिन ये लिक्विड स्टेट एक्चुअल में हमको लिक्विड जैसा दिखाई नहीं देता। ये कौन से स्टेट में होता है, प्लास्टिक स्टेट में, ठीक है। अभी प्लास्टिक स्टेट में कैसे पहुंचा, तो जब इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा किसी लिक्विड पे तो वो कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होने के कारण यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो रूप है वो परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। और वो कौन से रूप में हमको देखने को मिल रहा है, प्लास्टिक में, ठीक है। वो पूरी तरह से लिक्विड तो है लेकिन उसमें मूवमेंट लिक्विड जैसा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये प्लास्टिक स्टेट में है, ठीक। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, तो कौन मिलते हैं, निकल मिलता है और आयरन मिलता है। और निकल और आयरन के कारण ही हम इसको क्या कहते हैं, नीफे, क्या कहा जाता है इसको, नीफे कहा जाता है,
ठीक है, निकल और फेरस के कारण। फेरस मतलब आयरन, आयरन की बहुत ज्यादा यहाँ पे मात्रा मिलती है, निकल की बहुत ज्यादा मात्रा मिलती है। तो इस कारण से जब अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, तो ये जो अंदर का मटेरियल है ये भी मूव करता है, ये भी साथ में रोटेट करता है। और यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल होने के कारण एक मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, जो अर्थ के आसपास क्या क्रिएट करता है, एक मैग्नेटिक स्फीयर। यदि हम अर्थ के अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको कोर जो मिल रहा है, यहाँ से ऐसी हमको मैग्नेटिक वेव्स जो है वैसा एक पूरा स्फीयर देखने को मिलता है। और ये मैग्नेटिक स्फीयर जो है हमारी अर्थ को बचाता है। किससे बचाता है? तो जो सोलर रेडिएशन हमको मिल रहे हैं, उस सोलर रेडिएशन को ये अपने से जोड़ता है, या कहें कि इसको ऐसे दूर करते हुए अर्थ से बाहर ले जाता है। और जब ये प्रोसेस होती है तो इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि हमारे जो दोनों पोल्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है, कौन से पोल? मैग्नेटिक पोल्स जो है, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है? पोलर लाइट्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी? पोलर लाइट्स देखने को मिलेगी। और ये पोलर लाइट्स नॉर्दर्न पोल पे कहलाती है ऑरोरा बोरियालिस, और सदर्न पोल पे कहलाती है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। अब ये बन कैसे रही है कि ये जब सोलर रेडिएशन जब टकराते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं आयनोस्फीयर। इस आयनोस्फीयर से जब ये फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहां पे आयंस है और ये रेडिएशंस हो रहे हैं, तो इनके कारण यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, उसकी वजह से हमको ये लाइट्स देखने को मिलती है। तो इन पोलर लाइट्स को नॉर्थ पोल पे क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से याद रखना, ऑरोरा बोरियालिस, और साउथ पोल पे क्या बोल रहे हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, और कारण क्या है? तो निकल और आयरन का कोर में मोल्टन स्टेट में होना, और साथ ही साथ अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमना, जिसकी वजह से कोर जो है, अब कोर जनरली एक डायरेक्शन में ही नहीं घूमता है, सालों में ऐसा कहा जाता है कि वो सालों में अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करता रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ एक और फोर्स जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और यही मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हमको क्या देखने को मिलता है? मैग्नेटिक स्फीयर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसी का अगला पार्ट, डिसकंटिन्यूटी विद इन द अर्थ। अब ये डिसकंटिन्यूटी होती क्या है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? तो अर्थ की जो अलग अलग लेयर्स है, उन लेयर्स में अपने अपने क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब होता यह है कि जब ये लेयर सेपरेट होने वाली होती है, तो वहां पे ना एक ट्रांजिशन जोन आता है। उस ट्रांजिशन जोन में हम देखेंगे कि दोनों ही लेयर्स के कुछ 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 जो कैरेक्टर्स है वो मिले जुले से रहते हैं, और उन्हीं ट्रांजिशन जोन्स को हम क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजिशन जोन जहां पे एक लेयर दूसरी लेयर में कन्वर्ट हो रही है, या वो वहां से सेपरेट हो रही है, और उन दोनों के ही कुछ कैरेक्टर्स हमको वहां पे देखने को मिलते हैं, तो ऐसे एरियाज हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन जोन, या ऐसे एरियाज को ही क्या कहा जाता है? डिसकंटिन्यूटी। तो ऐसी हमको अर्थ में या अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में 5 इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये 5 डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम यहाँ समझेंगे। उससे पहले हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि सबसे पहली लेयर कौन सी है? क्रस्ट। और क्रस्ट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था? 2 पार्ट में। ठीक, एक हो गया था अपर क्रस्ट और दूसरा हो गया था लोअर क्रस्ट। अब लोअर क्रस्ट के बाद में हम देखेंगे कि लेयर जो स्टार्ट होती है वो कौन सी होती है? मेंटल। मेंटल को भी हमने 2 पार्ट में बांट दिया, अपर मेंटल और दूसरा मिलता है अपने को लोअर मेंटल। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो जाता है? लोअर मेंटल। अब लोअर मेंटल के बाद में फिर हमने पढ़ा था कि कोर स्टार्ट होता है। कोर का कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है? आउटर कोर। और उसके बाद लास्ट में हमको कौन मिलेगा? इनर कोर। अगर इनकी रेंज की बात करें तो क्रस्ट जो है वो अपने को कितना मिलेगा? अराउंड 5 से 50 किलोमीटर। फिर मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल अपने को कहां तक मिलेगा? 2900 किलोमीटर तक। और अगर हम कोर की बात करते हैं तो 6357 किलोमीटर तक अपने को कौन मिलेगा? कोर मिलेगा। तो ये एक डिवीजन हो जाता है हमारे
इंटीरियर लेयर्स का। अब इंटीरियर लेयर्स में हम देखते हैं डिसकंटिन्यूटी कौन सी मिलती है। सबसे पहले हमको मिलती है कॉनरॉड। कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिलेगी? तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन मिलती है? कॉनरैड। ठीक है। उसके बाद अगली मिलती है अपने को मोहरोविकिक। मोहरोविकिक कहां पे मिलेगी? तो ये मिलेगी हमको लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के नीचे या बीच में मोहो। ठीक, इसको मोहो भी बोल सकता है। फिर उसके बाद अपर और लोअर मेंटल के बीच में हमको कौन मिलेगी? रेपेटी। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट अपने को मिलेगी, सॉरी सेकंड लास्ट हमको मिलेगी लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग। कौन सी मिलेगी? गुटेनबर्ग। ठीक है। और लास्ट हमको मिलेगी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, जो कि रहेगी हमारी लेहमैन। ठीक है। ये हो जाती है हमारी 5 इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। अब इन डिसकंटिन्यूटी को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। तो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन मिल रही है? कॉनरैड। ठीक है। फिर उसके बाद लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन मिल रही है अपने को? मोहो। फिर उसके बाद अगली अपने को मिलेगी अपर मेंटल, सॉरी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रिपेटी। फिर उसके बाद मिलेगी लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग। और उसके बाद आखिरी हमको मिलेगी आउटर और इनर कोर के बीच में लेहमान। ठीक है। तो इनको काफी अच्छे से याद रखना, कई सारे क्वेश्चंस जो है हमको देखने को मिलते हैं यहां से। ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा कौन सा टॉपिक? इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे आगे की जानकारियों के बारे में, आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। होप आपको ये काफी अच्छी तरीके से समझ आया होगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।